हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का तीसरा चैप्टर। तो हमने तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी थ्योरी तो हमने रिवाइज कर ली थी। और आज हमें देखना है कि जो हमारा तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, उसमें से कौन-कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। और हमारे पास है अवतार का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अवतार रसायन विज्ञान कक्षा 12 2022-23 के लिए बोर्ड एग्जाम के। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो 1 अंक के आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री C पर विशिष्ट चालकता 0.002765 मोह सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक पाई का मान होगा। तो हमें सेल स्थिरांक बताना है। सबसे पहली बात तो यह है, जो इन्होंने दे रखा ना N/50 KCl, ये जो नॉर्मलता इन्होंने दे रखी है 1/50, ये नॉर्मलता का हमें कुछ नहीं करना। ये तो सिर्फ बच्चों को परेशान करने के लिए दे रखी है, जिससे बच्चे सोचे कि N/5 का क्या करना है। इसकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने की। आपको सिर्फ एक तो विशिष्ट चालकता की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप कहते हो कप्पा, और एक पड़ेगी प्रतिरोध की जरूरत 400 ओम। तो उन्होंने दे रखा है कप्पा, तो दे रखा है 0.002765 मोह सेंटीमीटर इनवर्स, और प्रतिरोध R दे रखा है 400 ओम। हमें बताना है सेल नियतांक पाई। सेल नियतांक निकालने का फार्मूला है R इंटू कप्पा। R की वैल्यू 400 ओम है, कप्पा है 0.002765 मोह सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि ये जो मोह होता है, ये 1/ओम ही होता है ना, 1/ओम। तो ओम से ओम कट जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा। तो इस सेल के लिए सेल नियतांक होगा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसका, ये है बी। तो हमारा बी उत्तर सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। मतलब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनकी जलीय विलयन की चालकता बहुत अच्छी होती है। दुर्बल विद्युत अपघटय तो हो नहीं सकते, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघटय तो आयनों में बहुत कम टूटते हैं। प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, और विद्युत अपघटय तो कोई जवाब ही नहीं बनता सी, क्योंकि विद्युत अपघटय तो दो प्रकार के होते हैं ना, दुर्बल और प्रबल। और उत्प्रेरक चालकता को प्रभावित नहीं करते, तो सही उत्तर होगा हमारा बी। देखो नीचे कारण भी दिया गया है, हर एक के नीचे कारण दिया गया है। इसका उत्तर बी क्यों है? प्रबल विद्युत अपघटय अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटय सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, अतः अधिकतम चालकत्व दर्शाते हैं। ठीक है, जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा वो सबसे ज्यादा आयन देगा, और जिसने जितने ज्यादा मुक्त आयन दिए वो उतना अच्छा चालक है। तीसरा क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की इकाई है। ये तो आपको याद रखना चाहिए। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, या फिर आप इसे सेंटीमीटर इनवर्स मोह भी कह सकते हो। ये कैसी होती है? क्योंकि विशिष्ट चालकता कप्पा जो है वो 1/ρ के बराबर होता है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमित होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध मोह का फार्मूला क्या है? मोह इज इक्वल टू RA/L। तो आप क्या काम करोगे, ये जो वैल्यू है ना, मोह जो रोह की वैल्यू है,
इस वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 1/RA/L, और L चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K इज इक्वल टू L/RA। ठीक है, और L क्या है, सेंटीमीटर, R क्या है, ओम, और A है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब L का यदि आप मात्रक लिखोगे, L का लंबाई का, वो तो सेंटीमीटर हो गया, देखो इधर लिख रहा हूं मैं मात्रक सेंटीमीटर, अपॉन R का लिखोगे तो R का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का, ओम होता है, और A का क्या होता है, सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ओम भी ऊपर जाएगा घात -1, और सी सेंटीमीटर ऊपर जाएगा उसकी घात भी -1, इसलिए हमारा मात्रक होगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। और ये कौन सा उत्तर है हमारा, सी है, देखो सी को देखो, ओम इनवर्स भी है और सेंटीमीटर इनवर्स भी है, तो ये हमारा कौन सा उत्तर सही हुआ, सी। ये आपको याद भी रहना चाहिए। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विलियन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है की तुल्यांकी चालकता 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है, इसकी चालकता होगी। इन्होंने तुल्यांकी चालकता दे रखी है, ठीक है, और विलियन में बता रखा है कि 1 लीटर विलियन में 2.54 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है, तो हमें फार्मूला लगाना होगा ये वाला, विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू तुल्यांकी चालकता इंटू सांद्रता। सांद्रता, ये C का मतलब यहाँ कंसंट्रेशन है, और आपको पता है कंसंट्रेशन कौन सा है यहाँ, का वाला, और इसका C का मोलरता का फार्मूला क्या होगा, भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में, यही तो होगा, आयतन लीटर में, भार किसका है, विलेय का, अणुभार भी विलेय का है। तो इस फार्मूले में जो ये फार्मूला दे रखा है ना, कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू सी, इसमें लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, ये 91, तो यहाँ रख दिया 91। सी के जगह इस फार्मूले को लिखा हमने, भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में, भार कितना दे रखा था, 2.54 ग्राम दे रखा था, ये हमने लिख दिया भार, और कॉपर सल्फेट का जब आप अणुभार निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 159। ये मुख्य पदार्थों के अणुभार आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जो है हमने जो ये सांद्रता यहाँ लिखी है ना C, इस सांद्रता को आप मोलरता तब मानोगे जब यहाँ मोलर चालकता ली होगी लैम्डा m, और यहाँ ली है हमने तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता के साथ आपको ध्यान रखना है कि जब आप तुल्यांकी चालकता लेते हो तो तुल्यांकी चालकता में आपको यहाँ अणुभार की जगह तुल्यांकी भार लेना, और तुल्यांकी भार को हम लिख सकते हैं अणुभार बटे n। n का मतलब यह है कि हमें देखना है लवण के ऊपर आवेश कितना है। अब यदि कॉपर सल्फेट की बात करो, ये कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन है, तो कॉपर सल्फेट में इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश और 2 इकाई ऋणावेश, तो बटे में क्या आएगा, अणुभार के बटे में 2 आएगा, जिसे आप कह सकते हो तुल्यांकी भार E, ठीक है, EB, विलेय का तुल्यांकी भार। तो आपको क्या करना है, अणुभार तो हुआ कितना, अणुभार तो हुआ 159, और बटे में 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि कॉपर सल्फेट पर 2 इकाई आवेश होता है, चाहे तो धनावेश मान लो चाहे तो ऋणावेश मान लो। और फिर उसके बाद क्या है, आयतन लिखना है हमें,
ठीक है, आयतन लिखना है और आयतन हमारे पास कितना है, इन्होंने कहा था 1 लीटर, तो हमने लिख लिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है सवाल कैसे हुआ, मैं एक बार दोबारा इसे रिपीट कर रहा, देख लो। इन्होंने दे रखा था प्रति लीटर इतने ग्राम कॉपर सल्फेट है और लैम्डा EQ दे रखा था इतना। तो हमने क्या काम करा, हमें इन्होंने पूछा था कि इसकी चालकता बताओ। चालकता का मतलब यहाँ विशिष्ट चालकता है, ध्यान रखना। तो कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा EQ इंटू सी लगाया। सी माने कंसंट्रेशन, यदि यहाँ लैम्डा M होता तो मोलरता होती। ठीक है, लैम्डा EQ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 91 दे रखी और इसकी जगह लगाया भार बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन। ठीक है, अब भार बटे तुल्यांकी भार आपको समझना पड़ेगा कि भार बटे तुल्यांकी भार किस तरह, तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, अणुभार बटे n, अणुभार बटे आवेश। तो कैलकुलेट करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा आपका इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये ए ऑप्शन हमारा सही है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर। हाँ, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। अलग अलग धातु का इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होता है, आपको पता है, इसीलिए तो इतनी बड़ी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी है। बी, विलयन के ताप पर, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव। सी, विलयन की मोलरता पर, इस पर भी निर्भर करता है। मोलरता मतलब एक प्रकार की सांद्रता, ये सभी। तो इसका सही उत्तर यही होगा, डी, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है धातु की प्रकृति एवं इसके आयनों पर निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। सी, दाब पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है वह है, भाई HCl से हाइड्रोजन को वो नहीं हटा सकती जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होगी, और ऐसी इनमें से कॉपर है। कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती और ना ही अम्ल और जल से हाइड्रोजन को हटा सकती। ठीक है, आठवां क्वेश्चन। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, सरलता से कौन सी धातु ऑक्सीकृत होगी, जो सबसे प्रबल अपचायक होगी। ठीक है भाई, जब धातु होती हैं, कोई भी धातु है, उसकी आदत क्या होती है, अच्छा बताओ। तो आप कहोगे कि सर धातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की, उसकी वजह से ही धातु का क्या बनता है, धनायन। और जब धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होना। तो धातु का खुद का ऑक्सीकरण होता है और धातु दूसरों को करती है अपचयित। तो हमें यहाँ पूछा है कि इन चारों धातुओं में से कौन सी धातु ऐसी है जो सबसे ज्यादा सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी, यानी जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि इन चारों धातुओं में से कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्योंकि धातु की क्रियाशीलता उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करती है।
तो आपको देखना है कि इन चारों में से विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सबसे ऊपर है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होगा। तो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम। आपको ध्यान रखना है कि भाई प्लेटिनम तो बहुत कम क्रियाशील है, आपको पता ही है, और चांदी भी और तांबा भी, ये तो कम क्रियाशील धातुएं हैं, पर एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है। यदि इन चारों को आप चेक करोगे तो एल्यूमिनियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन चारों में सबसे ऊपर रखा होगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होती हैं वे अधिक क्रियाशील होती हैं। तो एल्यूमिनियम ही इसका उत्तर बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम चारों में सबसे ऊपर है तो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में है, इसलिए एल्यूमिनियम का ही ऑक्सीकरण सबसे सरलता से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 9वें क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? अभिक्रिया वो संभव नहीं होगी, देखो जैसे पहला है, यहाँ कॉपर रिएक्शन कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, तो यहाँ कॉपर सिल्वर को हटा देगा या नहीं हटा देगा? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जब देखोगे तो कॉपर सिल्वर से ऊपर है, तो इसका मतलब कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर तो सिल्वर को हटा देगा, ये तो पॉसिबल है, रिएक्शन हो जाएगा। इन्होंने पूछा संभव नहीं है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसे हटा रहा है? ऑक्सीजन को, ठीक है, हाइड्रोजन किसे हटा रहा है? कैल्शियम को, ऑक्सीजन को नहीं, कैल्शियम को। तो यहाँ देखना है कि भाई हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैल्शियम से ऊपर है या नीचे है। तो आप देखोगे कि जो ये जो कैल्शियम है ना ये ऊपर है, हाइड्रोजन तो नीचे है, मतलब कैल्शियम विद्युत रासायनिक श्रेणी चेक करोगे तो कैल्शियम तो ऊपर है और उसके नीचे जाके कहीं हाइड्रोजन है। तो कैल्शियम तो हाइड्रोजन को हटा सकता है, पर हाइड्रोजन कैल्शियम को नहीं हटा सकता। ये सारी बातें आपको सिखा रखी है मैंने। तो जब हाइड्रोजन नीचे है तो कैल्शियम को हटा ही नहीं सकता, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बी। यहाँ यहाँ आप देखोगे कि हाइड्रोजन कॉपर को हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Fe हाइड्रोजन को हटा सकता है, पर ये दूसरा रिएक्शन जो दूसरा ऑप्शन है बी, यही पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर यह है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैल्शियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, और जब कैल्शियम ऊपर है तो हाइड्रोजन कैल्शियम को कैसे हटा देगा? नहीं हटा सकता, विस्थापित कर नहीं सकता। 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखो जैसा ये 10वां है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। चार तत्वों ए बी सी और डी के मानक अपचयन विभव क्रम से इतने 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 और इतने हैं, इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु या तत्व कौन सा है? ठीक है, अपचायक तो धातु होती है ना। इन चारों में ए बी सी और डी में इनके इन्होंने इलेक्ट्रॉन विभव दे दिए, यानी मानक अपचयन विभव। इनमें सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक वो होगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन विभव का मान सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विभव इन चारों वैल्यू को जब मैं देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है ये -2.90, और ये सबसे पहला है यानी इसका है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ए सबसे ऊपर रखा होगा, इसलिए ए ही सबसे प्रबल अपचायक होगा, तो इसका आंसर ए होगा ये। भाई जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हो तो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर होती है ना रखी हुई, तो इसलिए ए सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक है, या फिर मैं कह सकता हूं ए सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है, क्योंकि धातु वो क्रियाशील होती है जो सबसे ऊपर रखी हो, वो ज्यादा क्रियाशील होती है।
बता दिया सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक जो सबसे ऊपर होगा। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11वां क्वेश्चन। 3 धात्विक धन आयनों x, y और z के मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव इतने इतने तथा इतने हैं। संबंधित धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम है। सबसे बढ़िया अपचायक कौन सा होगा इनमें से बताओ। भाई सबसे बढ़िया अपचायक वो होगा जिसके लिए सबसे कम होगा वैल्यू। सबसे कम ये है -3.03। इसे तो रखूंगा मैं पहले नंबर पे। ठीक है, किसका है ये? बीच वाले का है, y का। तो y को तो हम पहले नंबर पे रखेंगे। उसके बाद है -1.18 वोल्ट, ये z का है, इसे दूसरे नंबर पे रखेंगे और फिर ये x अपने आप तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा y सबसे ज्यादा अपचायक होगा बढ़िया, इसकी अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। और y के बाद होगा दूसरे नंबर पे z है और z के बाद तीसरे नंबर पे है x, y z x। देख लो कौन सा उत्तर है। ये तो पहला ही है, देखो उत्तर y z x, पहला ही उत्तर ये है। तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बनानी आनी चाहिए बस। 12वां क्वेश्चन देखो। 4 धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रम से इतने 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 तथा इतने वोल्ट हैं। इनमें प्रबल अपचायक है। भाई जिसका मान सबसे कम होगा देख लो। सबसे कम मान इसका ही लग रहा -3.06 का, देखो। तो इसका सही उत्तर ए होगा, बस हो गया। सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक यही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में कहा है ए बी और सी के मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव वही होता है जिसके आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है। ये मान क्रम से इतने इतने और इतने हैं। अपचयन क्षमता का क्रम होगा। इनमें सबसे बढ़िया अपचायक कौन होगा बताओ। इसका वैल्यू सबसे कम है बीच वाले का, यानी पहले नंबर पे तो आएगा बीच वाला यानी बी। उसके बाद इसका वैल्यू है, ये आएगा सी दूसरे नंबर पर और ए अपने आप आ जाएगा कौन से नंबर पर? तीसरे। तो सही उत्तर होगा बी। बी से कम अपचयन क्षमता होगी सी की और उससे कम होगी ए की। तो बी सी ए चेक करो, बी सी ए कौन सा है? बी सी ए ये है लास्ट वाला ऑप्शन डी, बी सी ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है 25 डिग्री सी पर Li, Ba, Na और Mg के मानक अपचयन विभव क्रम से इतने 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 और इतने वोल्ट हैं। सबसे प्रबल आक्सीकारक है। सबसे अब आक्सीकारक पूछ लिया इन्होंने, पहले पूछा था अपचायक, अब पूछा आक्सीकारक। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी तो सबसे कम है -3.05 सबसे कम। ठीक है, इसे तो हम रखेंगे सबसे ऊपर, इसे तो पहले वाले को सबसे ऊपर रखेंगे। ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद है -2.73 -2.71, उसके बाद ये आएगा दूसरे नंबर पे ही आएगा और फिर आएगा ये तीसरे नंबर पे Na और चौथे नंबर पर ये Mg। तो इसका मतलब जब विद्युत रासायनिक श्रेणी बनेगी ना, और यहां तो पूछा है आक्सीकारक, यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी बनेगी तो लिथियम सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे होगा Ba, फिर होगा Na, फिर होगा Mg। तो यदि पूछते हैं सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है, तो सही उत्तर ये होता लिथियम। अब इसका सवाल को उल्टा कर दिया, घुमा दिया। इन्होंने पूछा है सबसे अच्छा आक्सीकारक कौन होगा, तो आक्सीकारक सबसे अच्छा कौन होगा? ये होगा सबसे अच्छा आक्सीकारक, यदि खाली Mg को पूछा जाए। पर इन्होंने ऑप्शन में हमें परमाणु नहीं दे रखे हैं,
ऑप्शन में एटम थोड़ा ही दे रखे, आयन दे रखे, आयन दे रखे, तो इसका मतलब ये है कि हिसाब फिर उल्टा हो जाएगा। मतलब कहने की बात यह है, यदि खाली परमाणुओं में पूछते, एटम्स में पूछते, तो एटम में सबसे अच्छा ऑक्सीकारक उत्तर बनता ये वाला मैग्नीशियम, पर इनके बना दिए आयन, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो बना है, तो फिर हिसाब उल्टा हो जाएगा। आयनों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक यदि इनके आयन बना दिए जाए Li पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Mg डबल पॉजिटिव, अब ये आयन बन गए। अब इनमें सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक Li पॉजिटिव होगा, तो हमारा सही उत्तर होगा डी। ध्यान रखना इस चीज का। हमें ऊपर जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो वहां तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इन्होंने आयन का पूछ रखा, तो परमाणु के हिसाब से चलते, यदि ये आयन ना देते यहाँ नीचे ऑप्शन में, तो सही उत्तर हमारा होता बी, Mg खाली, पर इन्होंने आयन बना दिए सबके, तो सही उत्तर होगा Li पॉजिटिव। ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद आ जाओ आप 15वें क्वेश्चन पर। 25 डिग्री सी पर Li, Ba, Na, Mg युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव इतने 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 तथा इतने वोल्ट हैं। ऑक्सीकरण विभव के हिसाब से आवर्त सारणी नहीं बनी होती, ध्यान रखना। इनमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको इनके अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव के हिसाब से इन्हें लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, यदि मैं कहूं कि Li, Ba, Na, Mg, मैं लिख लेता हूं Li, Ba, Na और Mg ये दे रखे, और इनके दे रखे इन्होंने ऑक्सीकरण विभव, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण विभव दे रखे इनके, कितने दे रखे, पहले का दे रखा +3.05 +3.05, दूसरे का दे रखा +2.75, तीसरे का दे रखा +2.71 और चौथे का दे रखा है +2.37। अब ये तो ऑक्सीकरण विभव हैं, हमें अपचयन विभव निकालने हैं, यानी रिडक्शन पोटेंशियल, जिसके हिसाब से हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है। तो इनके निशान ही तो पलटने, सिर्फ आप यहाँ माइनस लगा दो बस। पहली वैल्यू हो जाएगी -3.05, दूसरी वैल्यू हो जाएगी -2.75, तीसरी वैल्यू हो जाएगी -2.71 और चौथी वैल्यू हो जाएगी -2.37। बस आपको माइनस के निशान लगाने हैं, निशान पलटने हैं। अब ये लगा दिए, इनमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, सबसे छोटी वैल्यू है इसकी, ठीक है, Li पॉजिटिव की। Li की वैल्यू -3.05 है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Li सबसे ऊपर रखा होगा, ये तो होगा पहले नंबर पे, और इसके बाद है -2.75, यही है। उसके बाद फिर Ba होगा, सीक्वेंस तो वही दे रखा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रखा होगा Na, और उसके बाद रखा होगा Mg। ये इस तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी में रखे होंगे। अब ये पूछ रहे इनमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हमें बताना है कौन सा है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, अब इन्होंने जो ऑप्शन दिए है ना, यहाँ यहाँ इन मिस प्रिंटिंग होगी यहाँ, या तो इन्हें ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे, ठीक है। यदि ये आयन जो दे रखे हैं, आयन ये नहीं देने चाहिए थे, यहाँ होना चाहिए था कि Mg है खाली, Ba है, Na है और Li है। यदि ये आयन नहीं दिए हुए, तो इनमें सबसे बढ़िया अपचायक तो लिथियम है और सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक है Mg। तो इसका सही उत्तर ये बनता, यदि आयन ना दिए हुए होते। ध्यान से समझ लेना इस चीज को,
यदि आयन ना दिए हुए होते, ठीक है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा होता है? पहला ए, Mg, जो इन्होंने दे रखा है। इसमें इन्होंने लिख रखा है जिस युग्म के मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम ऋणात्मक अथवा मानक ऑक्सीकरण विभव का मान सबसे कम धनात्मक होता है, वह सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। उपरोक्त युग्मों में Mg पॉजिटिव के मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम धनात्मक है, ठीक है, अतः Mg डबल पॉजिटिव सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई यदि ये आयन ना दिए हुए होते तो उत्तर हमारा ए सही होता, पर यदि आयन दे रखे हैं, आयन मान लो इन्होंने आयन दे रखे हैं, तो आयन दे रखे हैं तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? तो हमारा उत्तर ये सही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, डी होना चाहिए फिर उत्तर। क्लियर बात? तो ये कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को खत्म कर दियो। किताब में इन्होंने जो सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन, ये इन्होंने आयन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये यहाँ Mg BaNaLi होता तो इनका उत्तर सही है, आयन ना होते हैं, और आयन है तो फिर Li पॉजिटिव सही उत्तर है। 16वां क्वेश्चन देखो, ए, बी और सी तत्वों के मानक अपचयन विभव क्रम से इतने, इतने और इतने हैं। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू इसकी है, तो सबसे ज्यादा ऊपर तो बी रखा होगा, बीच वाला ही तो है, उसके बाद इसकी वैल्यू है उससे बड़ी, सी रखा होगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर रखा होगा ए, बी सी ए। चेक करो बी सी ए, बी सी ए कौन सा है? ये रहा, तो ये सही उत्तर है हमारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चार धातुओं ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव इतने, इतने, इतने और इतने हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता, देखो सबसे कम वैल्यू है इसका, दूसरे वाले का, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील तो बी है, पहले नंबर पे तो इसे रखना है। उसके बाद है ये लास्ट वाला, दूसरे नंबर पे रखना है डी को, उससे कम क्रियाशील डी है। फिर उसके बाद है +0.34, तीसरे नंबर पर सी आएगा और चौथे नंबर पर आएगा ए, तो ये हो जाएगा बी डी सी ए। चेक करो बी डी सी ए कौन सा है? ये रहा, बी डी सी ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्रम में रखना है, जो मानक अपचयन विभव होता है उसके बढ़ते हुए क्रम में रखना है। 18वां क्वेश्चन देखो जरा, 18वां, चार धातुओं ए बी सी डी के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव इतने, इतने, इतने और इतने हैं। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम है, बढ़ती सक्रियता का क्रम। देखो बढ़ती सक्रियता का क्रम पूछा है, पहले तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते हैं, तो इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है? इसकी है -2 वोल्ट, यानी बी की, ये तो सबसे ऊपर रखा होगा, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील बी होगा। उसके बाद होगा ये सबसे लास्ट वाला, दूसरे नंबर पे उससे नीचे डी रखा होगा, और उससे नीचे रखा होगा ये +0.84, यानी सी, और चौथे नंबर पर ए। इस तरह बन रही होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी बी डी सी ए। सबसे ज्यादा क्रियाशील बी है, सबसे कम क्रियाशील है ए, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है बढ़ती सक्रियता, तो सक्रियता ए से ज्यादा किसकी है? सी, सी से ज्यादा डी की और फिर बी की, तो सही उत्तर ये बनेगा ए से ज्यादा क्रियाशील सी है, उससे ज्यादा क्रियाशील डी है, और सबसे ज्यादा क्रियाशील है बी। ए सी डी बी ढूंढ लो कौन सा है, ये रहा ए सी डी बी, ये रहा ए सी डी बी, सी उत्तर सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
19वां। MgCu Na तथा Au की सक्रियता का सही क्रम है। ये तो आप याद कर लेना इस क्रम को, तो Na MgCu Au, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोड विभव के मान तो नहीं दिए ना, इसलिए इसे याद कर लेना। 20वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? तांबा जिसे हटा देगा। ठीक है, तांबा किसे हटा सकता है? तांबा माने कॉपर। कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, क्योंकि जिंक इससे ऊपर है कॉपर से। कॉपर तो उसे ही हटाएगा जिससे ऊपर होगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में। कैडमियम को नहीं हटा सकता, लेड को नहीं हटा सकता, सिल्वर को हटा सकता है। और देखो नीचे रिएक्शन है, तांबा जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर को हटा देता है और कॉपर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर हो जाता है बेघर। तो कॉपर नाइट्रेट में होते हैं Cu डबल पॉजिटिव आयन, जिनकी वजह से कॉपर नाइट्रेट विलयन का रंग हो जाता है नीला। ऐसे क्वेश्चन सिखा रखे हैं ना आपको, तो इसका सही उत्तर सी होगा। 21वां क्वेश्चन देखो, कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि? कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, वो कॉपर को हटा देता है उसकी जगह से। मतलब यहाँ तो रिएक्शन लिख नहीं रखी। एल्यूमिनियम और कॉपर की स्थिति इस तरीके से है, तो एल्यूमिनियम तो कॉपर को हटा ही देगा क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम ऊपर है कॉपर से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये है Cu डबल पॉजिटिव अपचयित हो जाता है, यानी कॉपर को एल्यूमिनियम हटा देता है उसकी जगह से, इसलिए वो कॉपर सल्फेट रहेगा ही नहीं, वो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। बोतल में रख के देखो एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। 2 अंक के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। ये मैंने पढ़ा रखा है, इसे पढ़ लेना, यहाँ से वैसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमने कर लिया था फास्ट ट्रैक रिवीजन में भी। विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, ये भी पढ़ लिया था। तीसरा, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये सब मैंने आपको फास्ट ट्रैक में भी पढ़ा दिए थे, यानी इससे पहले वीडियो में। चौथा, मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए तथा इसकी इकाई भी लिखिए, ये भी करा दिया था। तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का मान क्यों घटता है, ये भी मैंने पढ़ा दिया था, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है पानी मिलाने से। छठा, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोलराउस नियम भी बता दिया था मैंने आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन में, यहां से चाहो तो पढ़ लेना आप। सातवां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की सहायता से CuNaMgAg को घटते हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में लिखिए। यह है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। देखो यहाँ देखो, इन्होंने 3 रिएक्शन दे रखी हैं और इन 3 रिएक्शन में बहुत सारी धातुएं काम कर रही हैं। हमें बताना है कि इन सारी धातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी और सबसे कम क्रियाशील कौन सी है। देखो यहाँ कॉपर सिल्वर को हटा रहा है कॉपर सिल्वर को हटा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, तो मैं कहीं कॉपर को यहाँ रखूंगा और सिल्वर को उसके नीचे रखूंगा। अब देखते हैं, इसमें सोडियम मैग्नीशियम को हटा रहा, तो इसका मतलब सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। इसमें मैग्नीशियम कॉपर को हटा रहा, तो इसका मतलब मैग्नीशियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो यूं देखो कि कॉपर ने सिल्वर को हटाया तो कॉपर ऊपर होगा सिल्वर नीचे, सोडियम ने मैग्नीशियम को हटाया, इसे तो भी रहने दो। इसे देखो, मैग्नीशियम ऊपर है कॉपर नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है कॉपर नीचे, तो मैग्नीशियम कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, आ गया मैग्नीशियम।
तो सबसे ऊपर मैग्नीशियम पता चल गया, उसके नीचे कॉपर पता चल गया, उसके नीचे सिल्वर पता चल गया। अब आ जाओ बीच वाले में। सोडियम ने मैग्नीशियम को हटाया तो सोडियम मैग्नीशियम से भी ऊपर आएगा, तो ये है NaMgCuAg। उत्तर देखो NaMgCuAg, ठीक है। इसमें दे रखा है कि अपचयन विभव NaMg, इन्होंने कहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में लिखो। NaMgCuAg होगा इसका सही उत्तर। इन्होंने उत्तर क्या दे रखा है, इन्होंने इनका उत्तर ठीक नहीं है बेटे, ध्यान रखना। मतलब ये तीनों रिएक्शन जब हम देख रहे तो इन तीनों रिएक्शन से हमें पता चलता है कि यहाँ कॉपर ज्यादा क्रियाशील है सिल्वर से, और यहाँ सोडियम ज्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम से, और यहाँ मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। तो इन तीनों के क्रियाशीलता के क्रम के हिसाब से हमें पता चला है कि सबसे ऊपर सोडियम रखा होगा, क्योंकि सोडियम इन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। और फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। NaMgCuAg, सही उत्तर ये है इसका। आपको उत्तर जो है ना ये लिखना, जो मैंने अभी लिखा था इधर लिखता हूं, ये तो इन्होंने जो भी कुछ कर रखा इस तरीके से क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, उत्तर ही इनका गलत आया, ठीक है। सही उत्तर ये बनेगा NaMgCu और Ag। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देख लेना, इन चारों को निशान लगा लेना। सबसे ऊपर Na आएगा, फिर Mg आएगा, फिर Cu, फिर Ag। इस तरीके से ये सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको जो इन्होंने दे रखा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। निम्नलिखित संभव अभिक्रियाओं की सहायता से Mg, Zn, Cu और Ag को उनके घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में लिखिए। घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव यानी उल्टा क्रम बताना है, ठीक है। चलो अभी बता रहे हैं। यहाँ कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया, इसका मतलब कॉपर ज्यादा क्रियाशील है सिल्वर से। यहाँ मैग्नीशियम ने जिंक को हटा दिया तो इसका मतलब मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है जिंक से। और यहाँ जिंक ने किसे हटा दिया, कॉपर को, तो इसका मतलब जिंक ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। अब देखो इन तीनों को जब आप देखोगे तो आपको एक बात का पता चल रहा कि कॉपर तो सिल्वर को हटा रहा, तो इसका मतलब कॉपर से नीचे कहीं सिल्वर है। फिर जिंक कॉपर को हटा रहा, नीचे वाला देखो इसका क्लियर कर दिया। अब इसे देखो, जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो जिंक कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ऊपर लिख दिया मैंने जिंक। और अब बीच वाले को देखो, मैग्नीशियम ने जिंक को हटा दिया तो मैग्नीशियम जिंक से भी ऊपर है, तो ये तो बन गई विद्युत रासायनिक श्रेणी। पर इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोड, घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव का क्रम उल्टा बताना है हमें। उल्टा बताना है तो सबसे पहले Ag बताओ, Ag से कम इलेक्ट्रोड विभव Cu का होगा, Cu से कम Zn का होगा, और Zn से कम होगा Mg का, ठीक है। Ag, Cu, Zn, Mg, ये उत्तर होना चाहिए। देखो यहाँ तो इन्होंने सही दे दिया उत्तर, Ag, Cu, Zn, Mg। इससे पिछले सवाल में तो गलती कर दी थी ना इन्होंने। ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसे हटा रहा है, उससे पता चलेगा आपको कि सही सीक्वेंस क्या होगा। 9वां क्वेश्चन देखो, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है जबकि तांबा नहीं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई जिंक HCl से रिएक्शन कर लेता है और कॉपर HCl से रिएक्शन नहीं करता। ये तो रिएक्शन होने की नहीं, ये हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन को हटा देगा वो। जबकि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता, इसलिए ये वाली रिएक्शन होती ही नहीं है। ये रिएक्शन इसलिए हो जाती है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर रखा है, तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है।
और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को अम्ल से और जल से हटा देता है। 10वां क्वेश्चन, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटकों को उदाहरण द्वारा समझाइए। बताइए आपको, प्रबल विद्युत अपघटक वे विद्युत अपघटक जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटक कहलाते हैं। जैसे सभी लवण और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल विद्युत अपघटक वे विद्युत अपघटक जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में कम आयनन दर्शाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटक कहलाते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में से उदाहरण आप दे सकते हैं। लवण तो सारे प्रबल विद्युत अपघटक होते हैं। 11वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर लोगे इस काम को तो देखो, सबसे कम वैल्यू किसका है, -2.93 वोल्ट और -2.37 वोल्ट, ये सबसे कम वैल्यू है। तो इसे तो रखो आप पहले नंबर पर, पोटेशियम को। उसके बाद ये है, इसे रखो आप दूसरे नंबर को पर, मैग्नीशियम को। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे है माइनस का वैल्यू, इसे तीसरे नंबर पे रखो। फिर चौथे नंबर पर जाएगा ये वैल्यू मरकरी, और पांचवे पर जाएगा ये। तो इन्होंने कहा है यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाओगे ना तो सबसे ऊपर तो होगा पोटेशियम, फिर उसके नीचे होगा मैग्नीशियम, तीसरे नंबर पर होगा क्रोमियम, चौथे नंबर पर होगा मरकरी और पांचवे पे होगा सिल्वर। इन्होंने कहा उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता। बढ़ती हुई अपचायक क्षमता का मतलब इनमें सबसे अच्छा अपचायक तो वही है जो सबसे ऊपर रखा हुआ। तो हमें सबसे पहले Ag लिखना है। Ag से प्रबल अपचायक Hg है, फिर Cr है, फिर Mg है, फिर K है। Ag, Hg, Cr, Mg, K। देखो यही दे रखा आंसर, Ag, Hg, Cr, Mg, K दे रखा ना। ध्यान रखना, इस तरह जब आपको पता चल जाएगा ना कि हम इलेक्ट्रोड विभव को कैसे इस्तेमाल करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने के लिए, फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है, नर्स्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। नर्स्ट समीकरण मैंने कल आपको सिखा दी थी, ठीक है, पढ़ लेना वहां से, अब दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। 13वां क्वेश्चन, क्या सेल अभिक्रियाओं के लिए ई नॉट सेल अथवा डेल्टा आरजी नॉट शून्य हो सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं हो सकते, अन्यथा अभिक्रिया संभव नहीं होगी। 14वां क्वेश्चन, किन दशाओं में ई सेल इज इक्वल टू 0 अथवा डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू 0 होता है? उत्तर, सेल में रासायनिक साम्य अवस्था की अवस्था में ई सेल 0 होता है तथा डेल्टा आर जी नॉट भी 0 होता है। ठीक है, रासायनिक साम्य अवस्था में होता है ऐसा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 15वां, व्यंजक ई नॉट जेड एन डबल पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एन इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट में ऋणात्मक चिन्ह क्या अर्थ है? ऋणात्मक चिन्ह, व्यंजक में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 माना जाता है इलेक्ट्रोड विभव, तो जिनके सबके माइनस में वे सब हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए और हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हैं। व्यंजक में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जब जिंक इलेक्ट्रोडों को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो जिंक ऑक्सीकृत हो जाता है तथा H पॉजिटिव अपचयित हो जाता है। बस आपको यह ध्यान रखना कि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। और जब आप जिंक को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ोगे तो जिंक पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। 16वां क्वेश्चन देखो, द्वितीयक सेल क्या हैं? इन्हें संचयक सेल क्यों कहा जाता है? द्वितीयक सेल, इस सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाह्य विद्युत स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है, अर्थात इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। कुल मिला के ध्यान रखो,
जिन सेलों को आप चार्ज कर सकते हो बार बार वे होते हैं द्वितीयक सेल, और जिन्हें आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते, एक बार डाउन होने के बाद उन्हें फेंकना पड़ता है, उन्हें कहते हैं प्राथमिक। इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, अतः इन सेलों को संचयी सेल अथवा संग्राहक सेल भी कहते हैं। उदाहरण सीसा संचायक सेल। हमारे जो इन्वर्टर में बैटरी लगे होते हैं और गाड़ियों में बैटरी लगे होते हैं वे सब सीसा संचायक सेल हैं, लेड स्टोरेज बैटरी हैं, निकल कैडमियम सेल एक्सेट्रा। 17वां क्वेश्चन Cu डबल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.34 वोल्ट है। इस युग्म के मानक अपचयन विभव, भाई मानक अपचयन विभव तो यही होगा, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी जिस आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है वो मानक अपचयन विभव ही है। उसे चाहे आप मानक इलेक्ट्रोड विभव कह दो चाहे मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान तो इतना ही होगा, ठीक है। वह मानक ऑक्सीकरण विभव के मान में यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो दिया है ऑक्सीकरण विभव ई नॉट ऑक्सीकरण इतना, कहां इतना दिया, ये तो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया था इतना इन्होंने ऑक्सीकरण विभव लिख दिया, यहां भी गलती कर दी। अपचयन ध्यान रखो भाई, हाँ इन्होंने ये दिया है थोड़ा ही, ये तो बताना था। मानक अपचयन विभव तो होगा, मानक अपचयन विभव तो होगा इतना ही जितना दे रखा है, और मानक ऑक्सीकरण विभव होगा इसका उल्टा, ठीक है। चलो खैर, अगला क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग लिखिए, ये तो लिख ही लोगे आप। 19वां क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। भाई कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ना, नीचे देखो यहाँ रिएक्शन में, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें Cu डबल पॉजिटिव आयन होते हैं नीले रंग के, ठीक है। अब आप लोहे की कील डाल दोगे तो लोहा कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो लोहा कॉपर को हटा देगा उसकी जगह से, विस्थापित कर देगा, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, हटा देगा तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, और Cu हो जाएगा अकेला यानी बेघर। फेरस सल्फेट में होंगे Fe डबल पॉजिटिव आयन, और Fe डबल पॉजिटिव आयनों का रंग होता है हरा। तो हमारा कॉपर सल्फेट का जो विलयन था तो नीला था, लोहे की कील या लोहे का पाउडर या लोहे की छीलन जब आप डालोगे तो Fe विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होने के कारण, अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, और कॉपर सल्फेट बदल जाएगा फेरस सल्फेट में। फेरस सल्फेट में होंगे हरे रंग के Fe डबल पॉजिटिव आयन, इसलिए हमारा नीला विलयन हरे रंग का हो जाएगा, जबकि कॉपर हो जाएगा बेघर। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर कॉपर जब अकेला रहता है तब भी उसे नीले रंग का होना चाहिए ना, तो जवाब है नहीं, क्योंकि कॉपर जब अकेला है तो वो परमाणु है, पर जब वो कॉपर सल्फेट में है तो कॉपर सल्फेट में वो होता है Cu डबल पॉजिटिव आयन के फॉर्म में, और इन Cu डबल पॉजिटिव आयनों का रंग ही नीला होता है, ना कि Cu एटम का रंग नीला होता है, ठीक है। अगला है कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, कारण समझाइए। सीधा सा कारण है, यहाँ रिएक्शन देखो, कॉपर सल्फेट में जस्ते की छड़ डाल लोगे तो जस्ता कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। तो जिंक ने जब इसे हटा दिया जिंक सल्फेट बन गया। अब जिंक सल्फेट का रंग थोड़ा ही नीला है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, और कॉपर सल्फेट धीरे धीरे जिंक सल्फेट में बदलता जा रहा, तो नीला रंग धीरे धीरे क्या होता रहेगा, गायब होता रहेगा, और अंत में बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखो 21वां क्वेश्चन है, लवण विलयनों से धातुओं के विस्थापन की व्याख्या विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर कीजिए। सीधी बात है भाई, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है। बस ये लिखना है और एक एग्जांपल लिखना है जैसे यहाँ लिख रखा है। 22वां, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से
विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? देखो नीचे देखो रिएक्शन पे, सिल्वर नाइट्रेट में जब आप कॉपर डाल लोगे तो कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर है और कॉपर सिल्वर को हटा देगा, ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर नाइट्रेट में होते हैं Cu डबल पॉजिटिव आयन, जिनकी वजह से विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कॉपर तो सिल्वर से ऊपर रखा है ना, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो आधी बातें तो हमें अपने आप याद हो जाती है, हाँ भाई कॉपर सिल्वर को हर बार हटा रहा, इसका मतलब कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। 23वां क्वेश्चन, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? एल्यूमिनियम इसलिए स्थायी है क्योंकि एल्यूमिनियम पता क्या करता है? एल्यूमिनियम ये हवा के साथ रिएक्शन कर लेता है, हवा के साथ और पानी के साथ, पानी माने नमी भी तो होगी हवा में, और रिएक्शन करके बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है इसके एल्यूमिनियम के बर्तनों के ऊपर। जब भी आप एल्यूमिनियम का बर्तन खरीद के लाओगे बहुत चमकदार होगा वो, जब आप उसे कुछ दिन इस्तेमाल करोगे तो उसकी चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम हवा और पानी के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीकृत हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत उसके ऊपर चढ़ जाती है जो रक्षक परत का काम करती है। अब अंदर का एल्यूमिनियम सुरक्षित रहेगा, ऊपर वो जो धुंधली धुंधली सी लेयर जम जाएगी, जिससे एल्यूमिनियम के बर्तनों की चमक भी खत्म हो जाएगी। वही लिख रखा है यहाँ देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, मतलब ये तो यूं कह रहे कि क्रिया क्यों नहीं करता, स्थायी क्यों है? क्रिया तो उसने कर ली थी और करके अपनी एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी थी अपने ऊपर, इसलिए अब वो क्रिया नहीं कर रहा, पहले तो कर ही ली थी जब तो चमक खत्म हुई उसकी। 24वां क्वेश्चन, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता, क्यों? भाई नीचे रिएक्शन देखना, जिंक कॉपर को हटा देगा क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को तो हटा ही देगा। पर सिल्वर कॉपर को नहीं हटा सकता क्योंकि सिल्वर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे रखा हुआ है, और नीचे रखा हुआ जो भी धातु है वो कम क्रियाशील होता है, तो वो ज्यादा क्रियाशील को थोड़ा ही हटा देगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो विद्यालय हैं उनके जो पियोन हैं, चपरासी हैं, मैं कभी भी प्रिंसिपल साहब को उनके पद से हटा नहीं सकता कि प्रिंसिपल साहब की और पियोन की आपस में लड़ाई होगी और पियोन यूं कह रहा कि मैं तुझे सस्पेंड कर रहा, अभी लेटर निकाल रहा तेरा, तो पियोन कभी भी प्रिंसिपल साहब को सस्पेंड कर सकता है क्या? नहीं, प्रिंसिपल साहब पियोन को सस्पेंड कर सकते हैं, आपको समझ में आती होंगी ये बातें। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले तत्व को तो हटा सकता है धातुओं के केस में, पर नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। 25वां क्वेश्चन, MgZnCu तथा Ag में से किस तत्व की अम्ल से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? भाई जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगा, ये दोनों ऊपर हैं मैग्नीशियम और जिंक, और ये है नीचे, तो इन दोनों की ही यदि आप एसिड से रिएक्शन करा दोगे, जैसे Mg का नीचे करा रखा एसिड से रिएक्शन, हाइड्रोजन निकल के भाग गई और जिंक ने भी भगा दी हाइड्रोजन को, क्योंकि मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को हटा सकता है, जिंक भी हाइड्रोजन को हटा सकता है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्ल से हाइड्रोजन को हटा सकता है। ठीक है, 26वां, जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है जबकि सोना ऐसा नहीं करता, बताओ। भाई कॉपर सल्फेट से कॉपर को वो हटाएगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होगा, और जो कॉपर से नीचे है वो कैसे हटा देगा? लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाओ, 3 अंक का है, कोलराउस नियम क्या है? ये तो पढ़ा दिया था, इसे पढ़ लेना, कोलराउस नियम मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, अनंत तनुता पर HCl NaCl CH3 COO के समतुल्य चालकत्व इतने 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 इकाई हैं। एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व अनंत तनुता पर आकलन कीजिए। ये सवाल जो है वो कोलराउस नियम के ऊपर आधारित एक न्यूमेरिकल है, हालांकि न्यूमेरिकल की मैं अलग सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, पर फिर भी देख लो HCl का चालकत्व दे रखा है इतना,
NaCl का इतना है, CH3COO Na सोडियम एसीटेट का इतना है। कोलराउस के नियम के अनुसार यदि आप CH3COOH का चालकत्व निकालना चाहते हो तो एसिटिक अम्ल का, तो आपको CH3COO Na का चालकत्व और HCl का जोड़ना पड़ेगा और उसमें से NaCl का घटाना पड़ेगा। क्यों, देखो मैं बताता हूँ, वैसे तो वहां बताऊंगा ही और समझाया भी था। CH3COOH, तो CH3COO तो यहाँ से मिलेगा हमें और H मिलेगा यहाँ से, पर हमारे पास एक तो Na फालतू आ गया और एक Cl, ये दो फालतू आए, तो इन्हें खत्म करने के लिए हमें NaCl की चालकता यहाँ से घटानी पड़ेगी। ये भी दे रखा है हमें, ये भी दे रखा है और ये भी, तीनों दे रखे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी लिख दी प्लस इसकी लिख दी और जो फालतू आए थे उनकी घटा दी, उत्तर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी पढ़ा रखा है आपको, इलेक्ट्रोड विभव। अगला देखो जरूर, चौथा क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, व्याख्या कीजिए, निम्नांकित अभिक्रियाएं संभव है या नहीं। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पता ही है, Fe को गर्म भाप के साथ गर्म करते हैं, हाँ Fe तो पानी से हाइड्रोजन को हटा देगा। कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखते हैं, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। ठीक है, नीचे यही लिखा हुआ है क्योंकि कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए और इसका उपयोग। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने आपको सिखा रखा है, देखो एक बड़ा सा बर्तन है, उस बर्तन में एक विलयन भर रखा है जिसमें H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता 1 मोलर है या 1m कह सकते हो, और वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब है, यहाँ एक लिखना चाहिए, एक वायुमंडलीय दाब है। तीन बातें ध्यान रखनी होनी चाहिए, एक तो दाब कितना होना चाहिए, एक वायुमंडल, मोलरता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, और तीसरी बात क्या थी, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सी। यदि इन तीनों बातों को ध्यान रखते हो और एक कांच की खोखली नली लेकर उसमें प्लेटिनम का तार लटका के प्लेटिनम की प्लेट उसमें बांधते हो और यहाँ विलयन जो भरते हो उसमें H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, और दाब, हाइड्रोजन गैस इसमें भर दो आप, तो ये पूरा उपकरण जो बनेगा इसे ही कहते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ठीक है, जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो उसे इसके बराबर में रख दो और बीच में जोड़ दो वोल्टमीटर। देखो निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। क्लोरीन Ki विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देती है किंतु आयोडीन KBr विलयन से Br को विस्थापित नहीं करती, क्यों। देखो देखते हैं इसका उत्तर कहाँ है, हाँ इसका उत्तर ये रहा। यहाँ इस रिएक्शन को देखो, क्लोरीन ने आयोडीन को हटा दिया, इसलिए हटा दिया क्योंकि अधातु में जो अधातु नीचे होती है ना, वो ऊपर वाली अधातु को हटा देती है। धातु तो ऊपर वाली ज्यादा क्रियाशील होती है, यदि बहुत सारी धातुएं हैं और उनकी आप तुलना कर रहे, तो जो धातु ऊपर होगी वो ज्यादा क्रियाशील होगी, और अधातु में होता है उल्टा हिसाब, बहुत सारी अधातुएं हैं तो उनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी से होगी। तो यहाँ क्लोरीन ने आयोडीन को हटा दिया, देखो आयोडीन बेघर हो गया, इसलिए हटा दिया क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्लोरीन नीचे है और आयोडीन ऊपर है, तो नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होने के कारण ऊपर वाली अधातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। जबकि नीचे देख रहे कि आयोडीन अब किसे हटाना चाह रहा, Br को, हट ही नहीं रहा क्योंकि आयोडीन Br से ऊपर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ब्रोमीन से ऊपर है आयोडीन, तो आयोडीन ब्रोमीन से कम क्रियाशील है, तो कैसे हटा देगा, नहीं हटा सकता। ठीक है, तो धातु तो ऊपर वाली हटाती है नीचे वाली को, और अधातु का हिसाब है उल्टा। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट में संबंध, ये नर्स्ट समीकरण लिख सकते हो आप।
दोनों परिभाषाएं मैंने सिखा रखी हैं। रेडॉक्स विभव क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की दो उपयोगिता। रेडॉक्स विभव मैंने कल भी समझाया था आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन में, कर लोगे? अगला सवाल है, किसी विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दोनों बता दी आपको, सांद्रता के साथ परिवर्तन भी बता दिए दोनों के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो चलो, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित को समझाइए। एक रेडॉक्स अभिक्रिया के होने की संभावना ज्ञात करने में लवण विलयनों से धातुओं का विस्थापन। लवण विलयों से धातुओं का विस्थापन तो पता ही है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के होने की संभावना। रेडॉक्स अभिक्रिया मानक अपचयन विभव के मान पर निर्भर करती है, अर्थात अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले पदार्थ अपचयित होते हैं तथा कम मानक इलेक्ट्रोड वाले पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं। कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के मान के आधार पर ई नॉट सेल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना निम्नलिखित सूत्र की सहायता से की जा सकती है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, यदि ई नॉट सेल का मान धनात्मक प्राप्त होता है, यदि यह वैल्यू आपकी प्लस में आ गई, तो विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा की दिशा दी गई दिशा में प्राप्त होती है। दूसरी ओर ई नॉट सेल का ऋणात्मक मान प्राप्त होने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा दी गई दिशा के विपरीत होती है, अर्थात ई नॉट सेल का मान जितना अधिक धनात्मक होगा, अभिक्रिया होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बस इससे पता चलता है कि सेल में रिएक्शन होगा या नहीं होगा इस फार्मूले से। यदि ई नॉट सेल का मान प्लस में आ रहा तो हमारा सेल काम करेगा, और यदि ई नॉट सेल का मान आ रहा आपका माइनस में तो हमारा सेल काम नहीं करेगा। लवण विलयनों से धातुओं का विस्थापन तो आपको पता ही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें मैं अलग सीरीज में लेके आऊंगा न्यूमेरिकल्स को। तो ये हमारा तीसरा भी चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया। कल मैं चौथा चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपके लिए। ठीक है, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आज आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।